ओके मैडम। In the chat box. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनीता सिंह आज की पहली क्लास हिंदी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो पिछली क्लास में हमने किताबें इस कविता को, जो कि गुलजार साहब द्वारा लिखी गई है, इसे आधा पढ़ा था। 6 पद्यांशों में से हमने 4 पद्यांश पिछले कक्षा में पढ़ी थी। आज की क्लास में हम इसके बाकी के बचे 2 पद्यांश और इस कविता से संबंधित सारे कृति स्वाध्याय देखेंगे। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ताकि हमारी कविता के साथ आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उससे हमारा लिंक, हमारी निरंतरता बनी रहे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, किताबें एक बहुत ही खूबसूरत कविता जो गुलजार साहब द्वारा लिखी गई है, वो हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। ये कविता नई कविता का एक प्रकार है। नई कविता मैंने आपको बताई थी कि नई कविता जो है वो पुरानी कविता की तरह पुराने बंधनों में बंधी हुई न होकर नई भाषा, नए बोलचाल की भाषा, नए शब्दों के साथ और कम कम पंक्तियों में ज्यादा भावनाओं को व्यक्त करने की एक कला है। इसे हमने नाम दिया है नई कविता का। विषय प्रवेश में आपको बताया गया था कि लेखक किस प्रकार दुखी है, ये देखकर कि किताबों के साथ लोगों के पुराने रिश्ते जो होते थे, पुराने संबंध जो होते थे, वो आज के समय में कंप्यूटर के आने के कारण पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। उनकी जो घनिष्ठता थी, जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध थे, वो अब कंप्यूटर आने की वजह से या मोबाइल आने की वजह से, डिजिटलाइजेशन होने की वजह से किताबों के साथ वो रिश्ता हमारा खत्म होता जा रहा है। पहले पद्यांश है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर इसका अर्थ बताया गया था कि कंप्यूटर का युग आने के बाद किताबों की पहली जैसी उपयोगिता नहीं रह गई है और इसी दुख का चित्रण या इसी दुख का वर्णन इन पद्यांश के माध्यम से कवि ने किया है। किताबें सिर्फ आज अलमारियों में रखने की एक शोभा मात्र सी रह गई हैं। लोग अपने घर में सजावट के रूप में इनका इस्तेमाल करने लगे हैं। दूसरे पद्यांश का अर्थ इस प्रकार आपको बताया गया था कि दूसरे पद्यांश के अर्थ में मैंने बताया था आपको कि कवि कहता है कि किताबें जो हैं, जो मूल्य हमें सिखाती थी, जो रिश्ते हमें समझाती थी, वो रिश्ते या वो मूल्य या उनकी कीमतें कभी भी घटा नहीं करती थी, कभी मरा नहीं करती थी। जिस प्रकार से किसी डिजिटल वस्तु की सेल खत्म हो जाती है, वो किताबों में न किसी प्रकार की सेल होती है, न कोशिका होती है, ना वो कभी मरती है और ना वो कभी खत्म होती है। किताबें जो हैं वो हमेशा रिश्तों के बारे में हमें बताती थी। सारे संबंध एक धागे में आगे पिरो में पिरो करती थी। और अब जो हो गया है कि जिस तरह से किताब पुरानी होने पर
उसके सारे धागे उधड़ने लगते हैं, पन्ने एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। उसी तरह अब रिश्ते भी हमारे उधड़ने लगे हैं, हम एक दूसरे से अलग होने लगे हैं। और अब कवि महीनों जो किताबों को नहीं देख पाता, जब वो किताबों को अब पलटते हैं, उनके पन्ने पलटते हैं, तो कवि की सिसकी निकल प्लीज जाती है चैनल से बने रहिए, किताबों का देखते रहिए, लाइक इतना शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो यहाँ पे बुरा देखो मैंने हाल देखकर। बिकॉज जब मैंने आपका यहाँ पे जो लाइक सिलेबस सिलेक्शन का जो हमें पीडीएफ मिला है, तो उसमें इन लोगों ने ना ऐसे 3 प्लान्स दिखाए, ए बी एंड सी, राइट? बट एग्जैक्टली व्हाट आपको यहाँ पे क्या करना है, सी मैं हेलो। आपको बता दूं कि ये तीनों प्लान्स क्या है। मैडम, हेलो। जो प्लान किसी ए की है ना, आवाज आ रही है बीच में? हाँ, किसी की आ रही है। हेलो सर। मैडम मैं स्टार्ट करूं? हाँ, यस यस, ओके क्रॉस कनेक्शन हो गया रहेगा। ओके मैडम। तो और आखिरी हमने पद्यांश देखा था कि जुबां पर जो जायका आता था, यानी मैंने आपको बताया था कि किताबें जब हम किताबों के पन्ने जब हम पलटते थे, तो पन्ने पलटने के समय हम अपनी उंगलियों को अपनी जीभ से टच करके उन पन्नों को पलटते थे, स्पर्श करके हम उन पन्नों को पलटते थे, जिसकी वजह से किताबों का स्वाद जो था, जो जायका था, वो हमारी जबान पर आता था। लेकिन अब वो किताबें हम पढ़ने लगे हैं अपने कंप्यूटर के पर्दों पर या अपने मोबाइल स्क्रीन के पर्दों पर, जिस वजह से सिर्फ एक क्लिक में ही हमारे पन्ने पलट जाते हैं और उन किताबों का जायका जो है वो अब हमें नहीं मिलता। वो सारे किताब जो हैं, जो हमारे निजी संपर्क में आकर हम पहले उन्हें पढ़ा करते थे, अब उनसे हमारा निजी संपर्क जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इस तरह से बाकी के 4 पद्यांश हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज हमारा अगला पद्यांश है, कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म, तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। सीना, सीना मतलब होता है छाती। गोदी, गोदी का मतलब होता है गोद, हमारी लैब। रिहल, रिहल कहते हैं हम एक लकड़ी के बने हुए एक ढांचे को जिस पर किताब रखकर पढ़ने के लिए काठ का बना एक प्रकार का खुलने बंद होने वाला साधन। पुराने घरों में जहाँ बड़े लोगों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक होता था, तो वो मंदिरों में बैठकर एक लकड़ी का यानी काठ का बना हुआ एक साधन लेकर बैठते थे। उस लकड़ी के साधन पर वो किताबें खोल कर रख कर उसे पढ़ते थे, तो उसे हम कहते हैं रिहल। नीम सजदे, नीम सजदे मतलब होता है आधा माथा टेकना। किताबों के सामने हम आधा माथा टेकते थे, जो हमारी किताबें धार्मिक होती थी, या हम कभी किताबों पर गलती से हमारा पैर चला गया तो हम किताबों के सामने झुककर उसका नमन करते थे। जबी, जबी का मतलब होता है माथा। इल्म, इल्म का अर्थ है ज्ञान। आइंदा, आइंदा का अर्थ है यहाँ पर भविष्य में। अब इसके भावार्थ इस प्रकार से हैं कि कवि कहते हैं कि किताबों के संपर्क के बारे में, यहाँ पर कवि कहते हैं किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रीहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर ही रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। यानी अभी भी हम करते हैं। अभी भी आप जब कभी पढ़ाई करते हो तो पढ़ते पढ़ते किताबें हम कभी कभार लेट कर पढ़ने लगते हैं। लेट कर पढ़ते हुए क्योंकि हमें हाथ ऊपर उठाकर किताबों को पढ़ना पड़ता है, तो हाथ में दर्द हो जाता है या थकान हो जाती है या हमें नींद आती है, तो किताबों को हम क्या करते हैं, अपने सीने पर रख लेते हैं। अगर हम लेट कर पढ़ रहे हैं तो किताबें हमारे सीने पर आ जाती हैं। किताबों को सीने पर रखकर फिर हम थोड़ी देर आराम करने लगते हैं या लेट जाते हैं। या कभी कभी किताबों को हम बैठ कर उसे गोद में लेकर पढ़ते हैं, पैरों पर रखकर पढ़ते हैं। या कभी कभी लेखक घुटनों को जब आप मोड़ दोगे, पालथी मारोगे,
तो पालथी मारने पर घुटने जो है वो रिहल की शेप में हो जाते हैं। जैसे इन पद्यांश में जो मैंने पिक्चर सिलेक्ट किया है, उस पिक्चर में अगर आप देखोगे, पुस्तक जिस काठ के साधन पर रखी हुई है उसे हम कहते हैं रिहल। तो हमारे घुटने जब हम पालथी मारते हैं तो इस तरह रिहल की शेप में बन जाते हैं। तो कवि कहता है कि कभी कभी हम किताबों को इस तरह अपने घुटनों को रिहल बनाकर उस पर रखकर पढ़ते थे। तो ये किताबें जो है ये हमारे संपर्क में इस तरह से आती थी कि वो हमारे स्पर्श में रहती थी, वो हमारे निजी स्पर्श में रहती थी, और इससे हमें उन्हें उनके साथ में ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव होता था। हम ये चीजें मानते हैं कि जो चीजें हम संपर्क में स्पर्श में ला सकते हैं उनसे हमारा भावनात्मक जुड़ाव अधिक रहता है। तो किताबें क्योंकि हमारे सीने पर आती थी, हमारी छाती पर रहती थी, या कभी हम उसे गोद में लेकर पढ़ा करते थे, या हम उसे अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर घुटनों पर रखकर पढ़ा करते थे, तो उससे वो किताबें हमारे संपर्क में आने की वजह से उनसे हमारा रिश्ता जो जा वो अधिक घना था। और अब कंप्यूटर आने से या मोबाइल आने से वो किताबें उस तरह की इज्जत जो है वो नहीं पा रही हैं, उस तरह की इज्जत हम किताबों को नहीं दे पा रहे हैं। किताबों को हम माथे पर चढ़ाते थे, माथे से लगा लेते थे। जब हम धार्मिक किताबें पढ़ा करते थे तो उन किताबों को पढ़ने के बाद उसे हम माथे से लगाते थे। अगर आप वही धार्मिक किताबें आज मोबाइल में पढ़ते हो तो मोबाइल को आप माथे से बिल्कुल भी नहीं लगाते। तो किताबों की जो वो इज्जत होती थी, जो हमें उन्हें इज्जत देते थे, वो इज्जत अब इन डिजिटल माध्यमों के माध्यम से पढ़ने से उन्हें नहीं मिल रही है। और किताबों को माथे से लगाने का एक और कारण होता था कि जैसे कोई पुस्तक नीचे गिर गई या हमारा गलती से उसे पैर लग गया, तो हम क्योंकि उसे विद्या का रूप मानते हैं, उसे पूजनीय मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो इसलिए भी हम उसे माथे से लगाते थे कि भूल जो हुई हमारी उसे क्षमा करो और भविष्य में भी हमें आप इसी तरह से ज्ञान प्रदान करते रहो। तो इस तरह से जो किताबें थी वो हमारे लिए पूजनीय थी। आगे है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। अब यहाँ पर शब्दार्थ है रुक्के। ये आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि रुक्के का अर्थ होता है पुर्जा, छोटा पत्र या चिट। किसी भी तरह का पत्र जब हमारे पास होता था या कोई चिट होती थी, इंपॉर्टेंट टुकड़ा होता था कागज का, पुर्जा होता था, तो कई बार उसे हम जो किताबें पढ़ा करते थे या जो किताबें हम रोज हैंडल करते थे उन किताबों के अंदर रख दिया करते थे संभाल कर, तो उसे कहते हैं हम रुक्के। शायद, शायद का अर्थ यहाँ पर है संभव या कदाचित। अब इसका अर्थ हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी होती थी। किताबों को सिर्फ हम पूजनीय या विद्या के देवी के रूप में ही नहीं देखते थे, बल्कि उन किताबों के साथ में बहुत सारी रोचक बातें भी जुड़ी होती थी। कंप्यूटर पर आधारित हो जाने के बाद अब उन रोचक बातों का भी, जैसे उनकी पूजा करने का अस्तित्व नहीं रहा, उनके सामने माथा झुकाने का, सर झुकाने का, उन्हें माथे से लगाने का अस्तित्व नहीं रहा, उसी तरह से वो जो बाकी की रोचक बातें किताबों के साथ जुड़ी होती थी, जो बाकी का रिश्ता हमारा किताबों से या किताबों की वजह से बनता था, कंप्यूटर आने के बाद अब उनका भी अस्तित्व खत्म हो गया है। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था। जैसे किसी ने मुझे फूल दिया है या मैंने किसी को फूल दिया है या मुझे किसी को फूल देना है या कोई अन्य पत्र देना है, कोई दूसरा चिट देना है, तो वो भी लोग क्या करते थे, किताबों में रख दिया करते थे। वो किताबों में सूखे हुए फूल मिला करते थे, किताबें पलटने पर उनमें छोटी छोटी चिट या किसी तरह के पत्र मिला करते थे। वो किताबें समझो एक तरह से हमारी अलमारी थी, हमारी भावनाओं को रखने का। फूल
पत्र, ये सब हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें थी, जिसे हम उन किताबों में संभाल कर रखते थे, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। आपने देखा होगा, किताबों में अगर कोई फूल या कोई पत्ता अगर अधिक दिनों तक रखा जाए तो वो सूख कर एकदम कड़क हो जाता है, लेकिन वो खराब नहीं होता। अगर आप बाहर फूल को इसी तरह से रखो तो उस पर फफूंद लग जाती है, वो सड़ जाता है। लेकिन अगर किताबों के अंदर हम उन फूलों को रखते हैं तो वो उसकी सारी नमी को, उसके पन्ने जो हैं किताबों के, फूल की सारी नमी को या पत्ते की सारी नमी को सोख लेते हैं और वो उसे कड़क बना देते हैं। और वो उसी तरह से सूख भले जाता है लेकिन सुरक्षित रहता है सालों साल। तो लोगों को जब किसी तरह के कोई फूल या कोई पत्ता संभाल कर रखना होता था तो उसे लोग किताबों के अंदर ही रखते थे। उसी तरह से चिट्ठियां भी, या तो चिट्ठियां या कोई किसी प्रकार का चिट या किसी भी कागज का कोई पुर्जा अगर लोगों को संभाल कर रखना होता था तो वो भी उन किताबों के अंदर ही रखा जाता था। और वो किताबें जब तक हमारे साथ रहती थी तब तक उनकी वो संभाल कर रखी हुई चीजें साथ में उनके बने रहती थी। तो ये किताबें जो हैं ये उनके संबंधों को ताजा करती थी। जब भी वो उस किताब को उठाएंगे, उनके पन्ने पलटेंगे, वो फूल या वो पत्र या वो चिट या कागज का पुर्जा उनके सामने आएगा तो उन्हें अपने पुराने संबंधों की या जिस प्रकार के भी संबंध उनके उन फूलों से जुड़े होंगे या उन पत्रों से जुड़े होंगे, उनकी रोचक बातें उन्हें याद आती रहेंगी। तो इस तरह से संबंध को ताजा करने में भी वो किताबें काम करती थी। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के यानी जिंदगी भर के उनके संबंध जुड़ते थे। देखा होगा आपने, बहुत सारी मूवीज में भी दिखाए जाते हैं, हमारे रोज की लाइफ में भी होती हैं कि किताबें जो हैं वो दो लोगों के टकरा कर गिरने से या यूं ही गिर जाने से, जब दो लोग उसे उठाते हैं, मिलकर उठाते हैं, तो उसे उठाने और गिरने के बहाने नए रिश्ते बनते थे, नई दोस्ती होती थी। तो ये संबंध भी जो है वो लोगों के जीवन में जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो इस तरह के संबंध अब बनेंगे कैसे। तो इस तरह के संबंध बनने का अब कोई चांस ही नहीं रहा, कोई मौका ही नहीं रहा, क्योंकि अब हम वो किताबें कहाँ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के या मोबाइल के पर्दों पर। तो जब हम उन किताबों का इस्तेमाल कंप्यूटर और मोबाइल के पर्दों पर कर रहे हैं तो उन संबंधों के बनने का कोई मौका ही नहीं बचा हमारे पास। ना वो किताबें अब गिरेंगी, ना उसे उठाने के बहाने दो लोग झुकेंगे, और ना ही उनके बीच में अब किसी तरह की कोई मित्रता होगी। कंप्यूटर गिरने का कोई मौका ही नहीं, चांस ही नहीं। मोबाइल अगर गिरता है, आप मोबाइल में अगर किताब पढ़ रहे हो, गलती से आपका मोबाइल हाथ से गिर गया तो सामने वाले को उससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। सबसे पहले जान हमारी ही निकलती है कि अरे मेरा मोबाइल गिर गया, मुझे न जाने कितने का खर्चा अब सहना पड़ेगा। तो कोई उठाए ना उठाए, सबसे पहले हम गिरकर उस मोबाइल को उठाने के लिए भागते हैं। तो जिस प्रकार किताबों के साथ ये रिश्ता जुड़ता था गिरने उठाने के बहाने, अब वो रिश्ता हमारे बीच में नहीं बन पाता, क्योंकि हमने उसको मोबाइल और कंप्यूटर पर पढ़ना शुरू किया है और अपने मोबाइल और कंप्यूटर की देख रेख या सुरक्षा हम किसी भी अन्य वस्तु से अधिक करते हैं। तो कवि यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि किताबें जो हैं वो जो रोचक बातें, रोचक यादें, सुनहरी यादें जो किताबों के साथ जुड़ी होती थी, अब वो बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं कंप्यूटर और मोबाइल आने की वजह से। तो इस तरह से हमने अपनी कविता का अर्थ समझा, उसके शब्दार्थ देखे, भावार्थ देखे। कविता जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, गुलजार साहब द्वारा लिखी गई है। गुलजार साहब हिंदी के बहुत ही महान लेखक हैं, कवि हैं, जो कविताओं को इस भावना से लिखते थे कि वो लोगों के साथ, वो उन कविताओं की भावनाएं लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट कर सके, आसानी से लोगों से जुड़ सके, सरल शब्दों में आसानी से लोगों तक वो अपनी भावनाएं पहुंचा सके। और इसके लिए उन्होंने नई कविताएं, इस विधा का चुनाव किया और आगे चलकर उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे, पटकथाएं भी लिखी। तो ये हमारी आज की कविता थी, किताबें।
जिसमें हमने देखा किताबों का महत्व किस तरह से धीरे धीरे कम होता जा रहा है कंप्यूटर और मोबाइल आने के वजह से। तो इस तरह हमारी कविता का शब्दार्थ भावार्थ यहाँ पर खत्म हुआ। अब हम देखेंगे इस कविता से जुड़े हुए कृति स्वाध्याय। कृति स्वाध्याय यानी कविता के वो प्रश्न जो आपको पाठ्य पुस्तक में पूछे गए हैं। यहाँ पर हमको क्योंकि कृति करनी पड़ती है, पहले हम इसे प्रश्न उत्तर कहते थे, क्योंकि कुछ प्रश्न पूछे होते थे, हमें उन प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ते थे। लेकिन अब ये हो गई है हमारे लिए कृति स्वाध्याय, हमें यहाँ पर कृति करनी पड़ती है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे सोचकर समझकर पद्यांश से या गद्यांश को या पद्यांश को पढ़कर उनसे हमें अपने उत्तर ढूंढने पड़ते हैं, अपने हिसाब से उन उत्तरों को सेट करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कृति स्वाध्याय। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कृति स्वाध्याय आता है वहां पर लिखा होता है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब जैसे यहाँ पर हमारी पहली सूचना दी गई है कि पाठ के आधार पर वाक्य पूरा कीजिए। सॉरी, यहाँ पर वाक्य आ गया है गलती से, इसे है यहाँ पर है वाक्य। तो पाठ के आधार पर वाक्य पूरा कीजिए, अर्थात यहाँ पर जो भी वाक्य दिया होगा अधूरा वाक्य, उसे हमें पूरा करना है मदद लेकर पाठ की। हमारा जो भी पाठ था, हमारी जो भी कविता थी, उसको पढ़कर उसकी सहायता से नीचे जो दिए गए वाक्य हैं, अधूरे वाक्य हैं, उन्हें हमें पूरा करना है। जैसे पहला हमारा प्रश्न है या पहला हमारा अधूरा वाक्य है, किताबों की अब बनी आदत। तो यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पढ़कर उन्हें समझ में नहीं आता। तो आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो लिखा है किताबों की अब बनी आदत, यानी अब जो है, अब के समय में किताबों की कौन सी आदत बन गई है, क्या आदत बन गई है। तो आपको अपना कविता पढ़ना है और उस कविता में जहां पर इस तरह की लाइन आई है कि किताबों की अब बनी आदत, उस वाक्य से जुड़े हुए बाकी का जो आधा वाक्य है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे इसका उत्तर है नींद में चलने की। कविता किताबों की अब बनी आदत, यानी अब किताबों की क्या आदत बन चुकी है, नींद में चलने की। पहले वो लोगों के द्वारा इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। तो किताबों की अब बनी आदत, इसका उत्तर है नींद में चलने की। दूसरा प्रश्न है किताबें जो रिश्ते सुनाती थी। तो किताबें जो रिश्ते, जो भी रिश्ते, जिस तरह के भी रिश्ते वो सुनाती थी या उनको पढ़ने से जिस तरह के रिश्ते बनते थे, वो अब क्या हो गए हैं, अब वह सारे अब उधड़े उधड़े हैं। ये आपका उत्तर है किताबें जो रिश्ते सुनाती थी वह सारे अब उधड़े उधड़े हैं, यानी वो सारे अब जो है वो उधड़ रहे हैं, धीरे धीरे उनके धागे जो है वो टूट रहे हैं। तो इस तरह से पाठ के आधार पर वाक्य पूरा करो। जब इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो जो भी आपका वाक्य है उस वाक्य को पहले ध्यान से पढ़ो, उस वाक्य को अपनी कविता में या पाठ में ढूंढो और बाकी का बचा हुआ उससे आधा वाक्य जो है वो वहां पर लिख दो, वही आपका उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। कविता जो है वो गुलजार साहब ने लिखी है। तो इसमें उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई बंधन नहीं है इस कविता में। नई कविता का चुनाव जब लेखक करता है तो यहाँ पर भाषा या शब्दों का कोई बंधन नहीं होता। कवि को जैसा लगता है कि जिन सरल शब्दों का या सरल भाषा का इस्तेमाल करके वो अपनी भावनाएं लोगों तक पहुंचा सकता है,
उस तरह के शब्दों का या उस तरह की सरल भाषा का, लोक भाषा का इस्तेमाल वो करता है। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने कई उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न है कि कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द और उनके अर्थ। तो यहाँ पर आपका पहला उर्दू शब्द है आइंदा, और इसका अर्थ है, आइंदा का अर्थ होता है भविष्य में। अब यहाँ पर देखो, आपको कृति करने के लिए आकृतियां दी हुई हैं, ठीक है, बॉक्स बनाए हुए हैं। तो आपको जब आप उत्तर लिखोगे, आपके परीक्षा में जब प्रश्न पत्र में या कृति पत्रिका में, सॉरी प्रश्न पत्र अब हम नहीं कहते, उसे कृति पत्रिका कहते हैं। तो कृति पत्रिका में जब इस तरह के प्रश्न आएंगे, आकृति वाले प्रश्न आएंगे, तो आपको जिस तरह की आकृति दी हुई है उसी तरह की आकृति पहले बनानी पड़ती है, और फिर उस आकृति आपको आपके उत्तर लिखने होते हैं। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि प्रश्न वो आकृति नहीं बनाते, जिस तरह का प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न को लिखकर, जैसे कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द और उनके अर्थ, ये लाइन वो लिख देंगे डायरेक्ट और उसके आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। जो आकृति वाले प्रश्न हैं, जो आकृति वाले स्वाध्याय हैं, उसमें आपको आकृतियां बनानी है, और वो सारी आकृतियां आपको पेन का, कलम का इस्तेमाल करके ही बनानी है। आपको पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके कृति पत्र में साफ साफ लिखा होता है कि सभी आकृतियां बनाने के लिए या सभी प्रकार के प्रश्नों को अटेंड करने के लिए सिर्फ आपको कलम का इस्तेमाल करना है, और आकृति वाले प्रश्नों में आकृतियां बनाना आवश्यक है। तो इस प्रकार की सूचना आपकी कृति पत्रिका में दी गई होती है। फिर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वो या उन्हें पता नहीं होता, पढ़ते नहीं है, और वो इस तरह से या तो आकृति बनाने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर आकृतियां बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ये छोटी छोटी गलतियां जिनकी वजह से हमारे नंबर कम होते हैं, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको आकृति वाले प्रश्नों में आकृतियां बनानी है और उसके बाद ही उनके उत्तर देने हैं। तो पहला हमारा ये हमारा पहला आकृति वाला प्रश्न था, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। तो मैंने सारी आकृतियां बनाई हैं। पहले डब्बे में हमने लिखा है आइंदा, दूसरे में लिखा है उसका अर्थ। आइंदा ये उर्दू शब्द है, और उसके नीचे ही हमने उसका अर्थ दिया है भविष्य में। अगला है हमारा नीम सजदे। नीम सजदे का अर्थ होता है आधा माथा टेकने की स्थिति। तो नीम सजदे ये उर्दू शब्द है, और इसका अर्थ है आधा माथा टेकने की स्थिति। इल्म, इल्म ये उर्दू शब्द है, अगला उर्दू शब्द है, और इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो इस तरह से ये हमारे आकृति का प्रश्न खत्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी एक आकृति के रूप में है। तो यहाँ पर भी हम जिस तरह से प्रश्न जिस आकृति के रूप में पूछा गया है उसी तरह से बनाएंगे। बीच में हमारा प्रश्न है, इसके हर तरफ 4 बॉक्स दिए गए हैं चारों तरफ। तो इन प्रश्न को पढ़कर हमारे जो भी उत्तर हैं वो हमें इन बाकी के 4 बॉक्स में लिखने हैं। तो हमारा प्रश्न है, किताबें यहाँ रखते थे। किताबें यहाँ रखते थे यानी हम किताबों को कहाँ कहाँ रखते थे। कवि के अनुसार, आपकी कविता के अनुसार, हम ऐसे ही अपने मन से आंसर यहाँ पर नहीं देना है। पहला ही सूचना ली गई थी कि पाठ के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमें क्या करना है, किताबें यहाँ रखते थे। अब किताबें कहाँ कहाँ रखते थे, पहले हम इसके लिए अपनी कविता को पढ़ेंगे। कविता में लेखक ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि वो एक किताबें जो है वो कहाँ कहाँ रखते थे। इसमें हमारा पहला उत्तर है सीने पर। किताबें हम सीने पर रखते, कभी कभार सीने पर रखते थे, कभी कभी गोदी में रखते थे। तो पूरा वाक्य यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम जो मुख्य हमारा शब्द है, मुख्य उत्तर है, सिर्फ हम उसी को लिखेंगे। किताबें यहाँ रखते थे, तो कहाँ रखते थे, सीने पर, गोदी में, घुटनों पर, माथे से लगाकर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न था, किताबें यहाँ रखते थे। इसके 4 उत्तर, क्योंकि 4 बॉक्स दिए गए थे तो इसके 4 उत्तर हमें लिखने थे। पहले में हमने लिखा सीने पर,
दूसरे में हमने लिखा गोदी में, तीसरे में हमने लिखा घुटनों पर, और चौथे में हमने लिखा माथे से लगाकर। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये प्रश्न जो है ये हर कविता में, मतलब पद्यांश का जो भी आपको पद्यांश के दो आपको प्रश्न आते हैं, पद्यांश से जुड़े हुए पद्य विभाग में 2 पद्यांश के प्रश्न आते हैं, तो उसमें एक पद्यांश में जरूर आपको पूछा जाता है कि या तो प्रश्न होता है कि किन्हीं भी 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखो, या फिर प्रश्न जिस तरह से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखो। ठीक है, भावार्थ का एक प्रश्न हमारे सामने जरूर आता है, हमें भावार्थ लिखना होता है। तो जैसा कि कविता पढ़ाने के समय हम जो आपको भावार्थ समझाते हैं, अर्थ समझाते हैं, आप उसे ध्यान में रखोगे। हमारे पढ़ाने के होने के बाद कविता को एक बार पढ़ोगे तो आपको उनके अर्थ जो है, उनका सरल अर्थ जो है, उनका भावार्थ जो है वो याद रह जाता है, और उससे आपको इन प्रश्नों को हल करने में मदद मिलती है। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न है प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखो, तो ये कविता आपने मेरा स्पष्टीकरण जो है, मैंने जो भावार्थ समझाए हैं, अगर पूरा दोनों क्लास अगर मेरी अटेंड की होगी तो आपको याद होगा कि मैंने क्या क्या और कौन कौन से भावार्थ समझाए हैं। तो सारे के सारे पद्यांश के भावार्थ आपको अच्छे से याद है। अगर आपको अच्छे से याद है, आप किन्हीं भी 5 पंक्तियों का भावार्थ लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूछा हुआ है प्रथम 5 पंक्तियों का, यानी कविता की शुरुआत की जो 5 लाइंस हैं, हमें सिर्फ उनका ही भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पर आप किसी दूसरी पंक्ति का भावार्थ अगर आप लिखोगे तो आपके उत्तर गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्योंकि कहा गया है कि कविता की पहली जो 5 लाइंस है उनका भावार्थ लिखना है, तो मुझे उन्हीं का भावार्थ लिखना है। अगर यहाँ पर ऐसा कहा होता कि किन्हीं भी 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखो, तो मैं कोई भी 5 पंक्तियां क्रम से उठा सकती थी, लेकिन हम पहली 5 पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार से देखेंगे। भावार्थ मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर एक बार से मैं रीड करती हूँ कि पहली जो 5 पंक्तियां हैं उनका भावार्थ है, कवि कंप्यूटर के युग में किताबों की पहली जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई हैं, अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हों। वे कामना करती हैं कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर, क्योंकि आखिर में कविता में भी अब अक्सर लिखा हुआ है, कविता की 5 लाइंस में भी 5वीं लाइन जो है वो अब अक्सर करके लिखी हुई है, इसलिए यहाँ भावार्थ में भी अब अक्सर इस शब्द को लिखकर आगे डॉट डॉट लगा दिया गया। तो इस तरह से आपको भावार्थ लिखना है। मुझे अच्छे से पता है कि आप इस तरह पूरे क्या बोलते हैं, किताबों के शब्दों के रूप में अपने भावार्थ को नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें इन्हें रटना नहीं होता है। तो आप अपने शब्दों में, अपने सरल शब्दों में, आपको कविता का जो भावार्थ समझ में आया है, जो सरल अर्थ समझ में आया है, उन 5 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करो। बस इस प्रश्न को छोड़ो मत, ये 2 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को ओमिट करना या छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपको इन प्रश्नों को या इनके उत्तर को अटेंड करना है। आपके पास उस वक्त समय नहीं है तो थोड़ी जगह उनके लिए छोड़कर रखो। लास्ट में, आखिर में, आपका पेपर पूरा हो जाने के बाद उस प्रश्न को आप लिखो, लेकिन प्रश्न को जरूर अटेंड करो, क्योंकि इससे आप प्रश्न अटेंड करोगे तो ही आपके मार्क्स जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। जब हम प्रश्न को स्किप करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो हमें नंबर कैसे मिलेंगे? तो आपको पूरी तरह से किताबी शब्दों में अगर अपना भावार्थ लिखने नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं,
कविता के उन लाइंस को जो आपकी कृति पत्रिका में दी गई है, उन लाइंस को ध्यान से पढ़ो। कविता के जो भी जितने भी लाइंस का अर्थ पूछा है, 4 लाइन का या 5 लाइन का, पहली पंक्तियों का या आखिरी पंक्तियों का या किन्हीं भी पंक्तियों का, तो उन पंक्तियों को पहले ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद उन पंक्तियों का जो भी सरल अर्थ टीचर ने समझाया वो आपको याद होगा, उससे संबंधित कुछ उदाहरण या स्पष्टीकरण देकर आप उन भावार्थ को लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लिखने पर आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। आगे हमारा इस विभाग में है हमारा भाषा बिंदु। भाषा बिंदु जो होता है वो हमारा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर जो हमारा व्याकरण से संबंधित प्रश्न है वो है शब्द युग्म। शब्द युग्म, शब्द युग्म का अर्थ होता है शब्दों की जोड़ियां। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा जोड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक एक करके इस्तेमाल नहीं किए जाते। शब्द युग्म उसे हम कहते हैं। शब्द यानी हमारे शब्द, युग्म यानी होती की जोड़ियां। तो इस प्रकार के शब्द जो हमेशा जोड़ियों में ही आती हैं, उनका इस्तेमाल, उनका उपयोग हमेशा जोड़ियों में ही किया जाता है, उसे हम शब्द युग्म कहते हैं। तो इस कृति स्वाध्याय में आपका भाषा बिंदु है शब्द युग्म। अब यहाँ पर प्रश्न क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे। शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी जो भी शब्द युग्म नीचे दिया गया है, पहले उस शब्द के शब्द युग्म तैयार करो, यानी उस शब्द का शब्द युग्म पूरा करो। और यहाँ पर एक ही प्रश्न में 2 तरह के प्रश्न हुए हैं। शब्द युग्म पूरे करते हुए, यानी पहले जो शब्द मुझे दिए गए हैं उसका मुझे शब्द युग्म पूरा करना है, और उसके बाद वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्म बनाने के बाद मुझे उस शब्द युग्म को वाक्य में भी प्रयोग करना है, यानी एक वैसा वाक्य बनाना है जिसमें वो शब्द युग्म इस्तेमाल हो जाए। जैसे हम आपका पहला शब्द है घर, तो घर का शब्द युग्म क्या है? घर घर। ठीक है, अब इसको वाक्य प्रयोग किया है, तो वाक्य प्रयोग ध्यान से आप देखोगे। महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है। यहाँ पर एक गलती हुई है कि घर घर के बीच में डैश का या जो छोटी लाइन है वो नहीं लगाया गया है वाक्य में, तो आपको वो छोटी लाइन या वो डैश का निशान लगाना आवश्यक है। शब्द युग्म की वही पहचान है कि जो भी दिए 2 शब्द होते हैं या शब्दों की जोड़ियां होती हैं, वो इस डैश के निशान से या इस छोटी लाइन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। हिंदी में हम इसे विराम चिन्ह की भाषा में अगर कहेंगे तो इसका नाम है योजक चिन्ह, जो 2 शब्दों को जोड़ता है। तो यहाँ पर इस योजक चिन्ह को लगाना आवश्यक है, इस पे आपके नंबर कटते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पर स्लाइड बनाते हुए, हिंदी टाइपिंग करते हुए इस चिन्ह का इस्तेमाल करना इस वाक्य में भूल गई हूँ। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। लिखते समय जब आप कृति पत्रिका आप अपनी हल करोगे तो उस समय शब्द युग्म के प्रश्नों को हल करते समय शब्द युग्म के शब्दों में योजक चिन्ह, यानी आपकी ये जो छोटी लाइन होती है, डैश का चिन्ह होता है, उसे आप जरूर इस्तेमाल करोगे। तो पहला हमारा शब्द था घर। घर का शब्द युग्म है घर घर, और इसका वाक्य हमने बनाया महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है। दूसरा हमारा शब्द है उधड़े। इसका शब्द युग्म है उधड़े उधड़े। वाक्य है उस वृद्धा के रिश्ते उधड़े उधड़े हैं। ठीक है, तो ये शब्द, उसका शब्द युग्म और वाक्य आप भी परीक्षा में इसी तरह से लिखोगे। अगर वाक्य प्रयोग पूछा जाता है, आपको जनरली वाक्य प्रयोग पूछा नहीं जाता, इस तरह से आपके सामने प्रश्न आते हैं कि दिए गए पद्यांश में से या दिए गए गद्यांश में से शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। यानी जो भी गद्यांश या जो भी पैसेज मेरे सामने है उसमें से मुझे शब्द युग्म शब्दों को जोड़कर ढूंढकर अलग करके लिखना है। ठीक है,
तो वहां से आप गद्यांश पढ़ोगे या पद्यांश पढ़ोगे और उसमें से अपने शब्द युग्म को ढूंढोगे। लेकिन क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में प्रश्न इस तरह से है कि शब्द युग्म पूरा करना है और उसके बाद वाक्य प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम इसी तरह से करेंगे। अगला शब्द है हमारा भला। भला का शब्द युग्म शब्द क्या है? भला बुरा। ठीक है, ये हमेशा तो जो है ये दो शब्द साथ में आते हैं। तो भला का शब्द युग्म है भला बुरा। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है? भला बुरा कैसा भी हो, भाई भाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भला बुरा इसको हमने वाक्य में प्रयोग किया। अगला हमारा शब्द है प्रचार। प्रचार प्रसार, ये इसका शब्द युग्म है। प्रचार ये हमारा मूल शब्द है, इसका शब्द युग्म क्या है? प्रचार प्रसार। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग है आज का जमाना प्रचार प्रसार का है। इस तरह से हमने वाक्य बनाया जिसमें प्रचार प्रसार ये दोनों शब्द साथ में आए। भूख, भूख के साथ कौन सा शब्द आता है? प्यास, तो ये उसका शब्द युग्म शब्द है, भूख प्यास। अब इसका वाक्य किस तरह से है? किसान भूख प्यास सहते हुए निरंतर अपने काम में लगा रहता है। ठीक है, तो भूख प्यास इन शब्द युग्म को हमने इस वाक्य में डाला। किसान भूख प्यास सहते हुए निरंतर अपने काम में लगा रहता है। हमारा अगला शब्द है भोला। अब भोला का शब्द युग्म क्या होता है? भोला भाला। ठीक है, वाक्य क्या बनेगा इसका? रमेश एक भोला भाला लड़का है। तो इस तरह से ये हमारा भाषा बिंदु था। भाषा बिंदु में शब्द युग्म का प्रश्न था। शब्द युग्म मैंने आपको समझाया, फिर से एक बार बताती हूँ। शब्द युग्म वो शब्द होते हैं जो हमेशा जोड़ियों में इस्तेमाल किए जाते हैं और जो योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। योजक चिन्ह की पहचान क्या है? एक वो छोटी लाइन या आप जिसको इंग्लिश में डैश भी कहते हो। तो इस योजक चिन्ह के माध्यम से वो दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए होते हैं। कई बार दो शब्दों की जगह तीन शब्द भी होते हैं, जैसे आपकी इस कविता में भी आया है तह ब तह। तह के बाद योजक चिन्ह, बीच में ब, फिर से योजक चिन्ह और फिर तह। तो तह ब तह ये भी क्या है? एक शब्द युग्म है, इसमें तीन शब्द आए हैं। तो कई बार वैसे तो शब्द युग्म में दो शब्द ही होते हैं, कई बार यहाँ पर तीन शब्दों की भी जोड़ियां बनती हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न था शब्द युग्म पहले आपको पूरा करना था और शब्द युग्म पूरा करने के बाद उसे वाक्य में प्रयोग करना था। तो वो मैंने आपको समझा दिया। शब्द जो भी हमारे दिए हुए हैं उस शब्द से जुड़े हुए जो हमारे शब्द युग्म आपको मिलते हैं, पहले वो वहां पर लिखना है और फिर उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जरूरी नहीं है कि जो मैंने वाक्य दिए हैं आप उन्हीं वाक्यों को वहां पर लिखो। आप अपने मन से वाक्य बनाकर उस शब्द युग्म के वाक्य प्रयोग करोगे। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा ये किताबें जो हमारी चौथी कविता थी, किताबें गुलजार साहब द्वारा लिखी गई, ये इसके शब्दार्थ, भावार्थ और कृति स्वाध्याय तीनों ही तरह के प्रश्न से संबंधित चीजें जो है वो मैंने आपको समझा दी। और उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। आप कविता के भावार्थ आपको समझ में आए होंगे, शब्दार्थ आपको समझ में आएंगे। कृति स्वाध्याय को, आपके प्रश्नों को, किताब में दिए हुए प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। वो भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज डाल सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन है वो मैं अभी रीड कर लूँ, फिर उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं अपने अगली क्लास में आपको दे दूंगी। तो आज यहाँ पर हमारी हिंदी की चौथी कविता किताबें ये खत्म होता है। इसके भावार्थ, शब्दार्थ, कृति स्वाध्याय सब मैंने यहाँ पर कवर कर लिया। किसी भी तरह का प्रश्न होगा आप चैट बॉक्स में डालो, मैं आपको उसके उत्तर दूंगी।
और अगली बार हम फिर से अपनी नई क्लास में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ और एक नए उत्साह के साथ। तब तक उम्मीद करती हूँ कि आप इस कविता को अच्छे से पढ़ोगे, फिर से पढ़ोगे, घर पर दोबारा पढ़ोगे, और जितनी बार आप कविताओं को पढ़ोगे या किसी भी पाठ को आप जितनी ज्यादा पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक रीडिंग आप जितनी अधिक करोगे, आपके उत्तर जो है वो आपको उतनी ही जल्दी जल्दी मिलेंगे, आपकी मात्राओं की गलतियां कम होंगी। तो आपको वाचन ये आपके पढ़ाई का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो आप अधिक से अधिक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, ठीक है। तो किसी भी तरह का प्रश्न आप चैट बॉक्स में डाल दो, कविता से संबंधित, कविता से जुड़े हुए, मैं आपको अगली क्लास में इसके उत्तर दूंगी। ओके।